जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं महेश शुक्ला जीएस के नेक्स्ट में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत के थे खिलजी वंश। मध्यकालीन भारत, इसको लोग मेडिवल इंडिया बोलते हैं। मध्यकालीन भारत के तहत हमारा है आज खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश। गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोधी वंश। ये आपका पूरा टाइम पीरियड चलेगा सीरीज में 1290 से, और ये 1320 तक इन्होंने राज किया था। 1290 से 1320 तक। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया है। गुलाम वंश जो था वो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके द्वारा ये शुरू किया गया था। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके कोई लड़का नहीं था, ना कोई संतान थी, तो वो अपने जो स्लेव थे, जो सेवक थे, उनको ही राजपाट उसने सौंप दिया था और वो मर गया था। उसके बाद जो उसका सबसे प्रिय गुलाम था, भाई गुलामों में बहुत सारे प्रिय होते हैं, तो सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको उसने राजपाट सौंपकर चला गया था। हालांकि इल्तुतमिश भी उसका एक अच्छा साथी था, साथी गुलाम था, लेकिन उस समय वो बदायूं का गवर्नर था, तो बदायूं का राजपाट वो संभाले हुए था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महमूद, अलाउद्दीन महमूद के बाद नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन, बलबन के बाद कैकुवात। ये सारी सीरीज अपने गुलाम वंश की चली है। कभी कभी एग्जाम में ये सीरीज ही पूछ लेता है, या कोई बीच से उठा के दे देगा कि भाई इसको उनको सीरीज में लगाओ। पीसीएस के एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट वनडे एग्जाम में जो होता है वो क्या है कि क्वेश्चंस आते हैं कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा, या इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी किसने संभाली। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए नोट्स जो है उनको नोट्स के में प्रॉपर वे से आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ऐबक के बाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद अस्थायी रूप से उसका बड़ा ज्येष्ठ पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था। रुकनुद्दीन फिरोज के समय इल्तुतमिश की बीवी और रुकनुद्दीन फिरोज की मां तुर्कान बाई का ही शासन चला था। तो ये जो गुलाम वंश था हमने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। और जिन बच्चों ने ना देखा हो, जिन विद्यार्थियों ने ना देखा हो, तो प्लेलिस्ट में उसको आराम से देख सकते। फैक्ट वाइज ज्यादा डिटेल नहीं है, फैक्ट वाइज सारा मैंने करा दिया है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श, क्योंकि ये बहुत उदार था और लाखों का दान दे देता था। और इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई। चौगान आज का पोलो जो होता है, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ज्यादा कुछ खास नहीं किया था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर गुलामी से, कोई गुलाम है, कोई नौकर है, उसको सीधे आप राजा बना दो तो क्या वो टैकल कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको भाई जिंदगी भर तो वो गुलाम रहा, तो राजा कैसे अचानक बन जाएगा, है ना। तो हालांकि कोशिश की उसने, जो तुर्क अमीर थे, जो तुर्क व्यापारी थे, और जो समाज के बहुत प्रगाढ़ लोग थे, उनसे मिलकर उसने जैसे तैसे अपना राजपाट खींच लिया। और उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश चूंकि वो ऐबक के बाद ही बैठना चाहता था, लेकिन एक्चुअली वो बदायूं का गवर्नर था, तो बदायूं का कारभार वो संभाले हुए था। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। और इल्तुतमिश, हालांकि देखो वो भी गुलाम था ऐबक का, लेकिन एक्चुअली उसने बदायूं को टैकल कर लिया था, मतलब बदायूं पे वो राज कर चुका था, बदायूं का गवर्नर बन चुका था, तो उस एक्सपीरियंस्ड पर्सन था, तो उसने दिल्ली को बहुत अच्छे से चलाया। इसके इल्तुतमिश के इससे मध्यकालीन भारत में एक इतिहासकार हुए डॉक्टर ए के निजामी। डॉक्टर ए के निजामी ने यह कहा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन की नींव डाली थी, मतलब किसी खेत को बोया था, शासन की नींव डाली थी, लेकिन असली शासन तो इल्तुतमिश ने चलाया था।
शासन की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन असली शासन इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश और ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश जैसे ही गद्दी पर बैठा, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था हमारा 1210 से 1236, है ना। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था वो 1206 से 1210, 4 साल तक ये रहा था। अब 1210 से 1236 तक अपना इल्तुतमिश आएगा। अब इल्तुतमिश जैसे ही आया तो उसने तुरंत राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, ठीक है। उसने टकसाल बनवाए, सिक्के चलवाए और सिक्के पे अपना नाम गुदवाया और फतवा वगैरह निकलवाया। इसने चांदी के टके और जीतल चलवाए, ठीक है। चांदी के टके और तांबे के जीतल चलवाए इसने। 1206 में एक विद्रोह हुआ था, खोसरों का विद्रोह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1206 में खोसरों का विद्रोह हुआ था जिसमें इसने बहुत अच्छा योगदान दिया था। तो मोहम्मद गौरी ने इसको बंधन मुक्त कर दिया था, मतलब मजदूरी से या बंधुआ मजदूरी से इसको हटा दिया था या गुलाम से इसको मुक्त कर दिया था। 1200 याद रखना, 1206 में खोसरों का विद्रोह हुआ था, उससे हुआ था। इसी के समय में अवध में पिरथू का विद्रोह हुआ था। इसी के समय में इल्तुतमिश के समय में अवध में पिरथू का विद्रोह हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी और कुतुब मीनार की नींव रखी थी बख्तियार काकी के, जो एक संत गुरु थे बख्तियार काकी, उनके नाम पर इन्होंने उसका नींव रखी थी। लेकिन उसका काम पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने उसका पूरा काम कराया था। इसने दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। इसके शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे, इसी कारण इससे भारत के मुसलमान खफा रहते थे। इसने एकता प्रणाली को शुरू किया था। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की थी। एकता प्रणाली भारत के सामंतवाद को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। भारत के सामंतवाद को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। इल्तुतमिश के 50 पुत्र थे। शायद आपको पता होगा कि इल्तुतमिश के 50 पुत्र थे। जब इल्तुतमिश की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी तो ये ग्वालियर चला गया। ग्वालियर जब ये गया, 50 पुत्र और एक पुत्री रजिया सुल्तान थी। तो अब देखो 50 पुत्र थे। अब बाप दिल्ली का राजा है, पूरे भारत का राजा है एक तरह से, है ना। हालांकि पूरे भारत में नहीं था, लगभग भारत में इनका कब्जा था। दिल्ली का राजा है तो भाई जो बच्चे होंगे वो क्यों नारंगबाजी करेंगे, है ना। वो अपना आराम से टहलेंगे, खाएंगे, सोएंगे, अच्छे से रहेंगे। तो जब वो अपने भोग विलासिता में 50 लड़के इसके व्यस्त थे। मां तुर्कान बाई एक बहुत कुशल शासिका थी, लेकिन बच्चों के चक्कर में इसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी तबीयत खराब हुई, ग्वालियर गया। लेकिन इसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, उसका लगाव अपने पिता से बहुत ज्यादा था। जब ये ग्वालियर में था तो उसकी बेटी अक्सर उसको देखने जाया करती थी। ग्वालियर में था, यहाँ का राज सिंहासन खाली था, हालांकि चल रहा था, वहां से ये अपना शासन चला रहा था। और जो मंत्री वगैरह थे, तुर्क अमीर थे, तुर्क व्यापारी थे, वो अपना शासन चला रहे थे। लेकिन जब इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी, तो इसने क्या किया, बोला कि भाई किसी को राजपाट दे दो, हमें परेशानी हो रही है। तो इल्तुतमिश ने एक चालीसा बनाया था, उसका नाम था तुर्कान ए चिहलगामी उसका नाम था। 40 सरदारों का एक समूह था। तो उसने क्या किया, उनको ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा करो, किसी को राजा बना दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि भाई रजिया को राजा बना दो। लेकिन उसके पहले ही जो एंटी चालीसा वाले लोग थे, जो इल्तुतमिश से थोड़ा कटते थे, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को अस्थायी रूप से बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज जब शासक बना तो उसके बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना अगला सुल्तान घोषित कर दिया। और राजा ने जैसे घोषित किया तो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतार दिया गया। रजिया सुल्तान बैठी। रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक शासिका रही। और इसने ये कुनबा और टोपी पहनकर राजपाट में आती थी और मर्दों की तरह रहती थी। इसके बाद इसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें की गई। अल्तुनिया जो सरहिंद का गवर्नर था, उसको भड़काकर रजिया सुल्तान से युद्ध कराया गया। लेकिन रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को हरा दिया। हराने के बाद उसने अल्तुनिया से ही शादी कर ली और अल्तुनिया ने इसको सारे राज बता दिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है, कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। रजिया सुल्तान को जब ये पता चला, उसके बाद एक
जो एंटी चालीसा वाले लोग थे, जो इससे दुखी थे, जो इससे एंटी इसके लोग थे रजिया सुल्तान के, उन्होंने बहराम शाह से मिलकर रजिया सुल्तान को मरवा दिया। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह दिल्ली का शासक बना। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महमूद, अलाउद्दीन के महमूद के बाद नसरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश के मरने के बाद जो दिल्ली का सिंहासन था वो अमीरों और सुल्तान के हाथों में घूमता रहा। अमीरों और सुल्तान में कभी नहीं बनी। जो तुर्क अमीर थे और जो दिल्ली का सुल्तान बनता था उसमें कभी पड़ती नहीं थी, क्योंकि वो लोग इलीगल व्यापार करते थे और सुल्तान अगर ठीक है तो अच्छा है, नहीं ठीक है तो मना कर देता था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में एक बार फिर से रंग आया जब बलबन ने इसका राजपाट संभाला। ठीक है, बलबन ने आते आते तुर्कान ने चिलगामी को नष्ट किया। और हालांकि बलबन नसरुद्दीन महमूद के समय भी शासन चला चुका था, तो उसने 20 वर्ष वजीर के रूप में और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में शासन किया। बलबन के समय मंगोल आक्रमण भी हुए, लेकिन उसने मंगोल आक्रमण से रक्षा कर ली। बलबन ने अपने पुत्र शहजादा खां को दुर्ग में रखा था कि बलबन से रक्षा करे, बलबन से दिल्ली की रक्षा करे। हालांकि रक्षा करते समय वो भी मारा गया। बलबन के बाद कैकुवाद गुलाम वंश का अंतिम शासक बना। और कैकुवाद का जो मंत्री था फिरोज आलम, उसने ही कैकुवाद को मार दिया। कैकुवाद को मारने के बाद गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के अंत होने के बाद दिल्ली सल्तनत पर एक नए युग की शुरुआत हुई। नए युग जिसको हम लोग बोलते हैं खिलजी वंश, 1290 से 1320। असल में अगर आप ये देखो कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, एक ये वंश परिवर्तन है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो गुलाम वंश से आप खिलजी वंश में जा रहे हो, लेकिन आपकी नजरों में ऐसा है कि गुलाम वंश से आप खिलजी वंश जा रहे हो, लेकिन ये खिलजी वंश परिवर्तन नहीं था। असल में अगर आप देखोगे तो ये क्रांति थी। ये एक क्रांति थी जिसमें दिल्ली को आगे चलकर जलना था। ये एक ऐसी खिलजी क्रांति, एक ऐसी क्रांति थी जो दिल्ली के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हालांकि गुलाम वंश के शासकों ने कुछ अपनी उदारता दिखाई थी, रजिया सुल्तान वगैरह और बलबन ने हालांकि ठीक ठाक काम किया था, अच्छे थे। इल्तुतमिश ने भी अपना शासन अच्छे से चलाया था। लेकिन जो ये खिलजी वंश है, ये एक वंश परिवर्तन ना होकर एक क्रांति परिवर्तन था। ये क्रांति के रूप में अपने आप को इन्होंने उद्गमित किया। खिलजियों का दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार एक राजवंशी परिवर्तन नहीं बल्कि एक खिलजी क्रांति था। ठीक है, राजवंशी परिवर्तन ना होकर ये खिलजी क्रांति था। और इसी खिलजी क्रांति में आगे चलकर दिल्ली को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। कैसे, वो हम लोग 1290 से 1320 तक पढ़ेंगे। इससे हम लोग कितने वन लाइनर क्वेश्चन निकालेंगे आप देख सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। जो खिलजी वंश था उसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने जो खिलजी वंश था उसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो 1290 से 1296 तक था। 1290 से 1296 तक था। इसने सिर्फ 6 साल ही सुल्तान के तौर पर काम किया था। ये एक बूढ़ा व्यक्ति था, है ना, कोई नया सुल्तान नहीं था, बूढ़ा था। कैकुवाद जो था गुलाम वंश का अंतिम शासक, उसके सेना में ये मंत्री के पद पर था। सेना में ये मंत्री पद पर था। फिरोज खिलजी इसका नाम था। और कैकुवाद ने इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, याद रखना भाई। कैकुवाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी। शाइस्ता खां की उपाधि दी। देखो, उपाधियों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। शाइस्ता खां की उपाधि कैकुवाद ने जलालुद्दीन खिलजी को दी थी, लेकिन इसी में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, उलूग खां की उपाधि किसको दी गई? तो उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को दी थी। ठीक है, ये याद रखना। कैकुवाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और इसने
जलालुद्दीन का राज्यारोहण, जलालुद्दीन का राज्यारोहण किले खरी के किले में हुआ था। किले खरी के किले में हुआ था, जो कैकुवाद ने बनवाया था, जो कैकुवाद ने बनवाया था। किले खरी के किले में हुआ था जो कैकुवाद ने बनवाया था। तो जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुवाद की सेना में एक मंत्री था। कैकुवाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी। जलालुद्दीन का राज्यारोहण हुआ था किले खरी के किले में, जिसको कैकुवाद ने बनवाया था। अब देखो, जलालुद्दीन खिलजी जो था वो एक बहुत ही वृद्ध सुल्तान था। ठीक है, यह एक वृद्ध सुल्तान था। इसने मुसलमानों से युद्ध न करने की का आग्रह किया था। जो मुसलमान विद्रोही थे उन्होंने उनके लिए ये काफी उदार था। मतलब जो जलालुद्दीन खिलजी था वो अपने विद्रोही मुसलमान, याद रखना, मुसलमान विद्रोहियों के लिए काफी उदार था, लेकिन बाकी सबके लिए उदार नहीं था। देखो, मुसलमान विद्रोहियों के लिए उदार था। इसने कहा मैं बूढ़ा मुसलमान हूं। इसने कहा मैं बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून नहीं बहाता। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था मैं बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों के खून को नहीं बहाता। 4 ऑप्शन दे देगा तुमको, अच्छे है ना। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश। अब लगाओ, है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी का ये स्टेटमेंट था, मैं बूढ़ा हूं और मुसलमानों का, मैं बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून नहीं बहाता। ये स्टेटमेंट था, जलालुद्दीन का स्टेटमेंट था मुसलमान विद्रोहियों के लिए। ठीक है, ये हिंदुओं के प्रति भी उदार था। हिंदुओं के प्रति भी उदार था। जो जलालुद्दीन खिलजी था वो हिंदुओं के प्रति भी उदार था। इसके समय में जो इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, कड़ा मानिकपुर है इलाहाबाद के पास, कड़ा और मानिकपुर, जो 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत इसका नाम आया था, है ना, इसको ले लिया था अंग्रेजों ने। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कड़ा का गवर्नर था। जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश की स्थापना कर चुका था, उस समय इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। उस समय इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का गवर्नर था। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का गवर्नर था। कड़ा और मानिकपुर ये 2 स्थान है ना अभी भी, तो कड़ा का ये गवर्नर था। ठीक है, कड़ा का ये गवर्नर था। उसके बाद इसने तुर्कों, गैर तुर्कों और मुसलमान, इसने क्या किया, तुर्कों, गैर तुर्कों और मुसलमानों को एक करके इसने तुर्कों, गैर तुर्कों और मुसलमानों को एक करके मुसलमानी राज्य बनाने की इच्छा प्रकट की कि भाई जितने भी तुर्क हैं और जितने भी गैर तुर्क हैं और जितने भी मुसलमान हैं, सभी लोग एक हो जाओ और हम लोग एक नया राज्य बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब इस्लामी राज्य बनाने का नहीं था, इस्लामी राज्य नहीं बनाना था, सिर्फ मुसलमानी राज्य बनाना था। ठीक है, क्योंकि ये तुर्क मुसलमान था और ये इस्लाम को मानता था लेकिन इस्लामी राज्य नहीं बनाना चाहता था। ठीक है, इसने क्या किया, इसके समय में दक्षिण भारत का पहला विद्रोह, दक्षिण भारत का प्रथम विद्रोह, दक्षिण भारत का प्रथम विद्रोह इसी के समय हुआ।
इसी के समय हुआ। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने देवगिरी के राजा, दक्षिण में एक देवगिरी है, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर अटैक किया। 1296 में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। देखो, दक्षिण भारत में जो पहला अभियान था वो जलालुद्दीन खिलजी ने चलाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने कब चलाया था? 1296 में जलालुद्दीन खिलजी ने चलाया था और 1296 में वो देवगिरी में इसका पहला आक्रमण था। तो दक्षिण भारत में पहला आक्रमण किया था, पहला जो अभियान था वो जलालुद्दीन खिलजी ने चलाया था। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी भी उसको चलाने के लिए आगे आएगा, लेकिन पहला जलालुद्दीन खिलजी ने चलाया। इसने क्या किया? देवगिरी है, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर इसने आक्रमण कर दिया था। ठीक है। इसने एक ईरानी फकीर था, शीदी मौला, ईरानी फकीर शीदी मौला, ईरानी फकीर सीदी मौला, ईरानी फकीर सीदी मौला पर हाथी चढ़वा दिया था। मतलब हाथी से उसको कुचला दिया था। ईरानी फकीर सीदी मौला था, ईरानी फकीर एक था सीदी मौला, सीदी मौला के ऊपर इसने हाथी को चढ़वा दिया था, मतलब हाथी से इसको कुचलवा दिया था। किसने किया था भाई? ये जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। इसने क्या किया? 2000 मंगोलों को, इसने 2000 मंगोलों को दिल्ली के पास मुगलपुर में बसाया था। 2000 मंगोलों को इसने दिल्ली के पास मुगलपुर में बसाया था। याद रखना, 2000, मगर मुगलपुर की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। उसमें किसको बसाया था? 2000 मंगोलों को दिल्ली के पास मुगलपुर में बसाया और उन्हें मुसलमान बना दिया, मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने 2000 मंगोलों को दिल्ली के पास मुगलपुर में बसाकर उनको मुसलमान बना दिया था। तो ये सारे कुछ फैक्ट हैं जलालुद्दीन खिलजी के लिए। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो काफी उदार और बूढ़ा एक सुल्तान था। उसने कभी भी मुसलमान विरोधियों से युद्ध करने की चेष्टा नहीं की। उसका एक स्टेटमेंट था, मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून नहीं बहा सकता। कैकुवाद ने इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और कैकुवाद के ही जो किला था किले खरी, उस पर जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्यारोहण कराया था, तिलक कराया था, अपना सुल्तान बना था वहां से। और इसने इस हिंदुओं के प्रति भी उदारवादी नीति अपनाई थी। इसके समय में इसका भतीजा था वो कड़ा का गवर्नर था। इसने तुर्कों और गैर तुर्कों मुसलमानों को एक करने की कोशिश की और एक करने की कोशिश करने के बाद इसको मुसलमानी राज्य बनाने की घोषणा की। ईरानी एक फकीर था शीदी मौला, पर इसको इसने हाथी से कुचलवा दिया था। दक्षिण भारत, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दक्षिण भारत का जो अभियान था 1296 में इसने देवगिरी पर चलाया था, जहां के राजा रामचंद्र देव साहब थे जिन पर इसने अटैक किया था। 2000 मंगोलों को इसने मुगलपुर में बसाया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद 1296 में जब इसने देवगिरी पर अटैक किया तो वहां का राजा रामचंद्र देव था। जब इसने अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद हालांकि इसकी जीत भी हुई थी, वहां पर इसने रामचंद्र देव को जब जीता था उसके बाद बहुत खुश हो गया, ज्यादा ही खुश हो गया। और ज्यादा खुश होकर इसने क्या किया कि अब हम चलते हैं अपने भतीजे के हालचाल लेने चलते, है ना। तो 1296 में इसने जैसे ही देवगिरी को जीता, तो देवगिरी के जीतने के बाद 1296 में
अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने कड़ा गया भाई। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी कड़ा में था ना, तो ये जब ये 1296 में जीता, देवगिरी को जीता था, ठीक है। देवगिरी अभियान के बाद, ठीक है, देवगिरी अभियान के बाद जब इसने उसको जीत लिया तो सोचा कि अरे क्यों ना अपने भतीजे से मिले कड़ा में जाकर। तो भतीजा जो था वो इसके इंतजार में ही बैठा था। अलाउद्दीन ने छलपूर्वक इसे मरवा दिया और सुल्तान को, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, और सुल्तान घोषित करके दिल्ली की ओर चला, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि जैसे ही देवगिरी जीता जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका नाम था, 1290 से 1296। तो इसने देवगिरी अभियान के बाद सोचा कि चलो कड़ा चलते हैं अपने भतीजे से मिलने। भतीजा इसके वेट में ही बैठा था, तो आ जाओ बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही ये गया तो छलपूर्वक अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को वहीं कटवा दिया। कटवाने के बाद वहीं भगवा दिया और खुद अपने आप को उसने सुल्तान घोषित करके दिल्ली की ओर चल दिया। तो यहां से आपका खिलजी वंश का एक शासक का खात्मा हो गया, एक शासक और संस्थापक का खात्मा हो गया। खिलजी वंश के बाद, जलालुद्दीन खिलजी के बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी, हमने कहा था कि खिलजी जो वंश आ रहा है ये एक वंश नहीं है, ये एक क्रांति है जिसमें एक ही परिवार सिमट के पूरा खत्म हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1296 से 1316 तक है, और आप देख रहे हैं हमने यहां लिखा है 1320, मतलब इसके 4 साल बाद ही दूसरा शासक भी खत्म हो गया और तुगलक वंश आ जाएगा इसमें। कितने कम टाइम के लिए आया, ये क्रांति टाइप की हुई थी 10-20 साल की भाई। जो सप्तवर्षीय युद्ध चलते थे इंग्लैंड और फ्रांस के, वो भी 100 साल चलते थे, तो ये लोग 30 साल में खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये एक वंश नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जो दिल्ली सल्तनत को जलाकर चली गई, ठीक है। याद रखना, ये एक ऐसी चिंगारी थी जो दिल्ली सल्तनत को जलाकर चली गई, ठीक है। तो अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद कार्यक्रम शुरू होगा अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी, हालांकि इसने बाजार के लिए और सेना के लिए बहुत काम किए थे, ठीक है। 1296 से 1316, 1296 से 1316। सबसे पहले देखो भाई, कड़ा में इसने अपने चाचा को मार दिया। चाचा जलालुद्दीन को मारकर कड़ा से ही अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया और कड़ा से दिल्ली की ओर चला। जब दिल्ली की ओर चला तो जैसे ही दिल्ली पर आया तो क्या हुआ भाई, सबको पता चल गया कि सुल्तान मारे गए और उनका भतीजा अलाउद्दीन है वो अब सुल्तान बनेगा। उसका भतीजा जो अलाउद्दीन है वो अब सुल्तान बनेगा। तो जलालुद्दीन था, उसका एक पुत्र था अरकली। जलालुद्दीन का एक पुत्र था अरकली। भाई अरकली इसका वेट कर रहा था कि आ जाओ बेटा, तुमने हमारे बाप को मारा है, हम तुमको मारेंगे। लेकिन अलाउद्दीन से भिड़ना अपनी मौत को दावत देना था। शायद अरकली को यह नहीं पता था। तो अरकली ने इसका स्वागत किया। अलाउद्दीन स्वागत कैसे किया भाई? युद्ध से इसका स्वागत कर लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी उस समय मतलब नया सुल्तान था, नया खून था, वो आंधी चला रहा था, ऐसी आंधी चल रही थी उसके पीछे कि उसके सामने जो भी आया उसको सिर्फ इसने नष्ट कर दिया। तो आते ही आते इसने जलालुद्दीन के पुत्र अरकली व
पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। सिर्फ जलालुद्दीन की पुत्री बची थी। जलालुद्दीन की एक पुत्री थी जो अलाउद्दीन की चचेरी बहन थी। ठीक है, जैसे ही अलाउद्दीन की एंट्री कड़ा से दिल्ली में होती है तो इसका स्वागत किया जाता है अरकली के द्वारा। अरकली जलालुद्दीन का पुत्र था और अलाउद्दीन से अपने पिता का बदला लेने के लिए इसने सेना लगाई थी। लेकिन भाई अलाउद्दीन की वो आंधी, जैसे मोदी की आंधी चली थी ना अभी, तो भाई सब खत्म। ऐसे ही अलाउद्दीन की आंधी में भाई जो सामने आ रहा था उसको बस काटा जा रहा था, वो बस कट के बस दूर जा रहा था। पूरा परिवार नष्ट हो गया, सिर्फ एक व्यक्ति बचा था, उसकी पुत्री। ठीक है, उसकी पुत्री से इसने शादी कर ली अपनी चचेरी बहन से। ठीक है, शादी कर ली अपनी चचेरी बहन से, शादी कर ली। जब ये बोला गया कि भाई जब ये सुल्तान बना तो जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि आप सुल्तान नहीं बन सकते क्योंकि आप जलालुद्दीन में कोई नहीं है। और ये भाई सुल्तान का ये नियम था, सुल्तान बनने का ये नियम था कि जो भी नया आगे वाला सुल्तान होगा वो किसी ना किसी रूप से जलालुद्दीन से संबंधित होगा। अगर तो इसने कहा भाई मैं जलालुद्दीन का भतीजा हूं, तो एक्चुअली ये जलालुद्दीन का भतीजा भी नहीं था, ये मुंह बोला भतीजा था। ठीक, अलाउद्दीन तो भाई कहीं ना कहीं उससे संबंधित नहीं था। तो उसने क्या किया, संबंध बनाने के लिए, मतलब जलालुद्दीन के साथ अपने संबंध को जोड़ने के लिए इसने उसकी लड़की से शादी कर ली। उसकी लड़की मतलब इसकी चचेरी बहन से ही शादी कर ली। तो कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि भाई जब जलालुद्दीन की बच्ची है, जलालुद्दीन की लड़की है, तो क्यों ना हम लड़की को ही सुल्तान बनाए। एक पिछली बार हो चुका है, रजिया बन चुकी है ना। कई साल पहले वही यहाँ पे तर्क दिए गए ना, जब सुल्तान बनता है तो बहुत सारे मंत्री लोग उसका सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं, है ना। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा, वो बिल्कुल सही होता है कि जब यहाँ पे भी जब अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो कुछ लोग थे सभा में, कुछ लोग ऐसे थे जिसने इसका विरोध किया। चूंकि अब विरोध कर रहा तो भाई कितना वो सहनशील व्यक्ति होगा जो अलाउद्दीन के सामने अलाउद्दीन का विरोध कर रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन के सामने अलाउद्दीन का विरोध कर रहा है। कितने सहनशील हमारे सरदार स्वर्ण सिंह थे, ध्यान सुनना, कितने सहनशील हमारे सरदार स्वर्ण सिंह थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के सामने खड़े होकर इंदिरा गांधी का विरोध किया था। समझ सकते हो आप, इंदिरा गांधी की आपने वो पढ़ा होगा, हम आपको आपातकाल, इमरजेंसी, इंदिरा गांधी किसी की नहीं सुनती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी जो इंदिरा गांधी के सामने खड़े हो जाए, लेकिन एकमात्र ऐसा सांसद था सरदार स्वर्ण सिंह जिन्होंने इंदिरा गांधी के सामने खड़े होकर उनका विरोध किया था। ठीक है, तो क्या उनके ऊपर गुजरी हुई जब वो सामने खड़े हुए होंगे। ठीक है, सेम कंडीशन यही भी थी, जिसने अलाउद्दीन का विरोध किया होगा वो कितना सहनशील व्यक्ति होगा जिसने ऐसे एक आक्रांता का विरोध किया जो मुंह से बोलता ही नहीं है, वो सिर्फ तलवार चलाता है। लेकिन हालांकि सभा लगी थी, मंत्री थे, सभी गणमान्य लोग बैठे थे, तो वहां ये नहीं हो सकता है ना। तो जैसे ही ये बोला गया कि भाई क्यों ना इसकी लड़की को बना दिया जाए और क्यों तमाम तरह के तर्क दिए गए, तो इसने तुरंत क्या किया, सभा को खत्म करके तुरंत शादी कर ली थी इससे, है ना। उसकी पुत्री शादी कर ली और बोला कि अब मैं उसका दामाद हूं, अब मैं सुल्तान बनूंगा। भाई किसी ने कुछ नहीं कहा, कौन कहेगा। तो जब ऐसा हुआ तो वो 1296 में वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। 1296 में दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब इसके बाद देखो, जब सुल्तान बन गया तब हमने आपको देखो एक फैक्ट याद होगा कि जब गुलाम वंश खिलजी वंश बना था तो हमने आपको गुलाम वंश में बताया था कि एक्चुअली ये गुलाम वंश के अंदर बहुत सारे वंश पनपे थे। जैसे इल्तुतमिश ने शमसी वंश चलाया था, बलबन ने बलबनी वंश चलाया था। ठीक है, बलबन ने बलबनी वंश चलाया था, इल्तुतमिश ने शमसी वंश चलाया था, जलालुद्दीन ने जलाली वंश चलाया था, जलालुद्दीन ने जलाली वंश चलाया था। तो जब ये अलाउद्दीन आया तो उसने कहा ये क्या सब लगा रखा है, शमसी वंश, बलबनी वंश, जलाली वंश, इसने सबको खत्म कर दिया। इसने शमसी वंश, बलबनी वंश,
जलाली वंश को नष्ट कर दिया। आते आते बोला भाई ये बलबनी और जलाली और ये क्या है, सब इसको सब खत्म करो। तो देखो आते आते इसने 1296 में इसका राज्यारोहण हुआ। 1296 में इसका राज्यारोहण हुआ। ठीक है, तो देखो जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसने जलालुद्दीन के पुत्र अरगली को भी मार दिया। 1296 में इसने राज्यारोहण किया। इसने शमसी वंश, बलबनी वंश, जलाली वंश को भी नष्ट कर दिया। शमसी वंश को भी इसने नष्ट कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी 1296 में राजा बना था तो उसी समय से दिल्ली सल्तनत में एक साम्राज्यवादी युग घोषित शुरू हुआ। जब 1296 में इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में एक साम्राज्यवादी युग की शुरुआत हुई। ठीक है, 1296 में बलबन के लाल महल में राज्यारोहण कराया हुआ। दिल्ली में साम्राज्यवादी युग का उदय हुआ। साम्राज्यवादी युग का उदय हुआ। इसने क्या, जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का गवर्नर था, कड़ा का सूबेदार था, तो उसके पहले उसने 1292 में मालवा पर आक्रमण किया। 1292 में मालवा पर आक्रमण किया और भिलवा नगर को लूटा। 1292 में इसने आक्रमण किया। ये शुरू से ही बहुत ही साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये बचपन से ही बहुत ही साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसके समय में जो लेखक और सूफी संत थे, अमीर खुसरो, अमीर मतलब इसके जो समवर्ती थे और इसके पश्चवर्ती, मतलब समान और आगे वाले ने इसको एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा। अमीर खुसरो ने इसे भाग्यवादी व्यक्ति कहा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी देखो, इसने अपने आप को सुल्तान 1296 में घोषित कर लिया था कड़ा से ही। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचा तो इसने इतना मारकाट किया, और ये सब करने के बाद 1296 में इसने बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। और लेकिन उसके पहले हमने आपको बता दिया कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली व्यक्ति था। 1292 जब ये 1296 में कड़ा का सूबेदार था, तो उसके पहले 92 में इसने मालवा पर आक्रमण किया और भिलवा नगर को लूटा। अकूत संपत्ति वहां से ली थी। अमीर खुसरो ने इसे एक भाग्यवादी व्यक्ति था। ठीक है, अब देखो उस समय के जो छोटे छोटे रियासतें थी, है ना, जैसे रियासतों में हो गया राजपूताना, यादव, होयसल, काकतीय, ये जो छोटे छोटे वंश थे सभी इसे कर देते थे। लेकिन क्वेश्चन इसे ये नहीं पूछा, इन सब में एक साम्राज्य ऐसा था जो अलाउद्दीन खिलजी को मानता ही नहीं था और ना ही उसको कभी कर दिया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन को स्वीकार नहीं किया, ना ही कर दिया। पांड्य राजा जो थे उन्होंने अलाउद्दीन की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, ना ही माना और ना ही उनको कर दिया। जबकि इनके समय के सभी राजपूताना, यादव, होयसल, काकतीय सभी ने इनको कर दिया, टैक्स दिया। ठीक है, इसके बाद
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके समय में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सल्तनत से बाहर थे। ठीक है, सल्तनत से बाहर थे। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था खिज्र खां। खिज्र खां इसका एक पुत्र था। चित्तौड़, इसने ये पता किया कि भाई ऐसी कौन सी रियासत है जिसमें आज तक किसी सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया है। तो इसको पता चला कि साहब चित्तौड़ ऐसा है। तो 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसे लूटा। समझो, पहला ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, पहला सुल्तान था जिसने चित्तौड़ को जीता था। पहला सुल्तान था जिसने चित्तौड़ को जीता था और लूटा और खिज्राबाद की स्थापना की। खिज्राबाद की स्थापना की। और खिज्राबाद की स्थापना क्यों की थी? अपने पुत्र के नाम पर। अपने पुत्र के नाम पर इसने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसने खिज्राबाद की स्थापना की। तो इस तरह से ये अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत अभी इसके बारे में जानकारी की है। जैसे 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारा। मारने के बाद मारा कहां पे? कड़ा पे। उस समय कड़ा, ये जलालुद्दीन खिलजी गया था किससे? अलाउद्दीन खिलजी से मिलने। कब गया था? ये देवगिरी के आक्रमण के बाद। देवगिरी दक्षिण भारत का पहला अभियान था जिसको जलालुद्दीन खिलजी ने करवाया था रामचंद्र देव के ऊपर। ठीक है, अभी आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी भी दक्षिण विजय के लिए भेजेगा मलिक काफूर को, है ना। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। लेकिन इससे पहले भी जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अभियान चलवाया था। देवगिरी अभियान के बाद खिलजी से मिलने गए अलाउद्दीन से। अलाउद्दीन ने इसको मार दिया, कटवा दिया। 1296 में काटने के बाद कड़ा मानिकपुर में ही अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। जब दिल्ली आया तो इसने एक पुत्र था उर्मुम, उसको भी मारा। सबको इसने खत्म कर दिया, है ना। बलबनी, जलाली और शमसी सारे वंश इसने खत्म कर दिए। सब कुछ खत्म करके एक नए साम्राज्यवादी युग का इसने विकास किया। ये शुरू से ही बहुत ही साहसी और महत्वाकांक्षी था। 1292 में इसने मालवा को लूटा था। 1296 में ये इसने जलालुद्दीन को मारा था। 1303 में इसने चित्तौड़ को जीता था और चित्तौड़ को जीतने के बाद अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्राबाद की स्थापना की। सभी, देखो याद कर लेना, सभी राजा इसको टैक्स देते थे, लेकिन एक राजा, पांड्य राजा ऐसे थे जो जलालुद्दीन को टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, अमीर खुसरो ने इसको भाग्यवादी व्यक्ति कहा और इसने क्या किया था भाई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसके समय में सल्तनत काल से बाहर हो गए थे। तो आज की क्लास हम लोग यही माइंड अप करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे फैक्ट के साथ आपसे मिलेंगे और खिलजी वंश को आगे ले चलेंगे। और आगे खिलजी के बाद तुगलक, सैयद, लोधी अभी पड़ता है। बहुत सारे फैक्ट उससे आपको देखने को मिलेंगे। याद रखना, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं लिख के, भाई ये याद करते रहना और इनको नोट्स बनाते रहना और उसको रिवाइज करते रहना। कोई भी एग्जाम आप दोगे जीएस के सेशन में, अगर हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मैं खुद के पर्सनल नोट से आपको पढ़ा रहा हूं जो मेरे खुद के हैंड प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो और किसी लेवल का भी एग्जाम हो, उससे बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।